कि आखिर 4000 किलोमीटर चलेंगे कैसे पैदल। लेकिन एक शख्स बेफिक्र होकर के खड़ा था और वो जिद थी उस शख्स की कि भारत को जोड़ना है, नफरत को कम करना है। और वो सुबह जब हुजूम लेकर के निकला तो ऐसा लगा कि पूरा हिंदुस्तान उस शख्स के पीछे चल रहा है। मैं सलाम करूंगा अपने नेता राहुल गांधी की सोच को, उनकी जिद को, उनकी हौसले को कि उन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल सफर किया, सिर्फ एक नारा लगाते रहे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। वो यात्रा तमाम अलग अलग सूबों से गुजरती हुई, राजस्थान से होती हुई आगे बढ़ती हुई कश्मीर तक गई। हमने देखा कि जब वो यात्रा गुजर रही थी तो वो भारतीय जनता पार्टी जो राहुल गांधी जी के बारे में सुबह शाम प्रोपेगेंडा करती है, उसने क्या किया कि राहुल गांधी की टी शर्ट की फोटो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पोस्ट की और ये लिखा कि कितनी महंगी टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी है। फिर और आगे यात्रा बढ़ी तो इतनी बौखलाई भाजपा के उनके चीफ मिनिस्टर्स अलग अलग राज्यों के, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दाढ़ी के बाल तो सद्दाम हुसैन से मिलते हैं, दाढ़ी के बाल गिरने लगे। लेकिन वो शख्स सब कुछ छोड़ करके अकेले इस जिद में, इस जुनून में एक सफेद कलर की टी शर्ट, एक ट्राउजर और एक जूता पहन के पूरे हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांक रहा था और लोगों को अपने सीने से लगा रहा था, गले से लगा रहा था। मैं उन लम्हों का गवाह हूं। मैं आज आपके यहां आपके बीच में खड़ा क्यों हूं? मैं उस शख्स के हौसले को आपसे बयान करने आया। मुझे याद है कि हम मांड्या पहुंचे थे। मांड्या कर्नाटक की एक जगह है, बेल्लारी और मांड्या के बीच में यात्रा कहीं थी। तो हमने ये देखा कि एक 80-82 साल की बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग अम्मा है, वो किनारे खड़ी थी और उनके हाथ में खीरा था, खीरा ककड़ी जो हम आप खाते हैं। 3-4 खीरा ले रखा था उन्होंने। तो सब हैरत पे हुए कि सुबह सुबह ये यात्रा में खीरा लेकर के क्यों आई हैं। तो वहां के जो लोकल पत्रकार थे उन्होंने उनसे पूछा कि अम्मा आप खीरा लेकर के यहाँ क्यों आई हैं? तो बोली हम राहुल गांधी से मिलने आए हैं। तो बोले खीरा लेके क्यों आई हैं? तो उन्होंने कहा कि इसकी दादी ने, इंदिरा गांधी ने, जब भूमि सुधार कानून लागू किया था तो मेरे पास जमीन नहीं थी, मुझे जमीन का एक टुकड़ा मिला था, ये खीरा उसी जमीन का है, उसी खेत का है। मैं उन लम्हों का गवाह रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे भारत जोड़ो जनसंवाद करने आया। जब यात्रा खत्म हुई तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से ऐलान किया कि मैं पूरे देश में 100 कार्यक्रम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, कहीं भारत जोड़ो सम्मेलन करूंगा, कहीं भारत जोड़ो छात्र संवाद करूंगा, कहीं भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन करूंगा, कहीं भारत जोड़ो मुशायरा कवि सम्मेलन करूंगा। अभी यहां खड़ा हूं 27 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और सिडनी में भारत जोड़ो मुशायरा कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान के हर शहर में जाऊं और वो पैगाम जो लोगों तक पहुंचा है उसको और सलीके से पहुंचाने की कोशिश करूं। मैंने सुना यहां प्रधानमंत्री जी भी अभी 2-3 दिन पहले आके गए। अब वो आके गए तो मेरा आना जरूरी हो गया था, इसलिए भी मैं चला आया। वो आए और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें की, जैसा करते हैं वो। झूठ तो माशाल्लाह इतने सलीके से बोलते हैं कि एक बार तो हमें भी यकीन हो जाता है कि ये सही बोल रहे हैं। अच्छा, उनके बोलने का असर भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ताओं तक, विधायकों तक पहुंच गया है। वो हमारे प्रदेश में भाजपा के विधायक एक गांव में गए, बोले बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। तो विधायक जी ने अपना फोन निकाला, पता नहीं कहां फोन लगाया, मोबाइल निकाल करके, और तुरंत क्या ऑर्डर दिया और फिर बोले लो तुम्हारी पहली समस्या हमने खत्म कर दी, दूसरी बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब गांव में कोई मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, ये दूसरी समस्या है। ये है भारतीय जनता पार्टी। झूठ इतने सलीके से बोलेंगे कि आप एक बार तो चकरा जाएंगे। इसलिए बहुत होशियार रहना है, बहुत सजग रहना है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जो मिशन लेकर के निकले हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के जब इस सरकार की पोल पट्टी और इस सरकार के उद्योगपति दोस्तों की सच्चाई बयान करनी शुरू की तो आपने देखा कि किस तरह उन्हें देश की पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद हमने तो वो मंजर भी देखा कि मेंबरशिप जाने के
दूसरे तीसरे दिन उन्हें नोटिस दे दी गई कि सरकारी घर खाली कर दीजिए। मैं प्रतापगढ़ का हूं, आपके यहां भी एक प्रतापगढ़ है, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का हूं। प्रतापगढ़ के पास इलाहाबाद है। कभी इलाहाबाद जाइएगा तो वहां एक ऐतिहासिक इमारत है जिसका नाम है आनंद भवन, वहां जरूर जाइएगा। इस वक्त उस इमारत की कीमत कम से कम 1000 करोड़ रुपया होगी। जब राहुल गांधी सरकारी आवास छोड़ रहे थे और चाबी सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को सौंप रहे थे, तो मेरी आंखों में सीपीडब्ल्यूडी का उनका 12 तुगलक लेन का बंगला नहीं था, मेरी आंखों में आनंद भवन का बंगला था, जिसे उनके दादा, उनके परदादा ने इस देश को दान किया था। मैं सोच रहा था कि जिस शख्स के परिवार ने इस देश को हजारों करोड़ का अपना बंगला दान किया हो, इस सरकार की नजर इतनी तंग है कि उसके लिए महीने 2 महीने रहने के लिए एक बंगला तक नहीं छोड़ सकते। ये इतनी तंग नजरी के साथ सोचते हैं। लेकिन आपकी दुआओं में वो ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से उनकी मेंबरशिप को रिस्टोर किया, और आज वही सीपीडब्ल्यूडी उनसे चौधरी मिन्नत कर रहा है कि साहब वही बंगला फिर ले लीजिए। लेकिन राहुल जी हैं कि जिद पर अड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वहां नहीं जाएंगे, अब जाएंगे तो प्रधानमंत्री आवास में जाएंगे। राजस्थान वालों, काम की बुनियाद पर अगर इस देश में कोई सरकार रिपीट हो सकती है तो मुझे लगता है कि राजस्थान से बड़ा उदाहरण उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम पार्लियामेंट में तमाम अलग अलग पार्टियों के सांसद एक साथ कभी कभी बैठते हैं। हम कुछ अधिकारियों के साथ बैठे थे जिसमें अलग अलग पार्टियों के सांसद थे। हेल्थ से रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने आयुष्मान भारत कार्ड योजना को लेकर के बड़े बखान किए। लेकिन मुझे उस वक्त खुशी हुई कि जब वही मौजूद भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे सांसद ने यह कहा कि आयुष्मान योजना तो अच्छी है, ठीक है, 5 लाख है, लेकिन क्या केंद्र सरकार चिरंजीवी योजना जैसी कोई योजना ला सकती है जो राजस्थान सरकार ने लागू किया है? इस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। केंद्र सरकार ने पहला नारा क्या दिया था, आपको याद है वो नारा? भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद है वो नारा? जितने नारे दिए, मैंने कहा ना प्रधानमंत्री जी झूठ बहुत सलीके का बोलते हैं, और झूठ बोलते बोलते जब वो कभी कभी भावुक होते हैं ना, वो अदा तो कमाल की है। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में जब भावुक हुए, सामने बोल रहे थे, हम लोग इस तरफ बैठे थे, वो उधर बैठे थे, तो हमारे बगल में हमारे एक साथी हैं, सांसद है, उन्होंने कहा कि इमरान साहब अब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो किसी शायर का शेर है साहब कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। वो हुनर आता है उन्हें, वो हुनर आता है उन्हें, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके नारे क्या थे और नारों का विश्लेषण करिए। नारे क्या थे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उसका परिणाम क्या निकला कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर मिलता था उसे 100 के पार पहुंचा दिया। वो रसोई गैस जो 400 रुपए से कम की मिलती थी उसे कितने का कर दिया? 1200 रुपए का। लेकिन मैं तो राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ठीक है, आप देश को लूटने के लिए, गरीब जनता को लूटने के लिए 1200 का बेचेंगे, लेकिन राजस्थान सरकार उस पर सब्सिडी देगी और उसे 500 का बेचेगी। यह है राजस्थान सरकार की ताकत। वो एक ऐसा मॉडल लेकर के आए कि आज देश में तमाम राज्यों में यह मांग उठने लगी कि राजस्थान की तर्ज पर गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाए। मजबूर होकर के केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को 200 रुपए की छूट देनी पड़ी। हमसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब 200 रुपए की सब्सिडी दे दी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई पहले 800 लूट लो, फिर उसके बाद 200 वापस कर दो। 400 का गैस सिलेंडर पहले 1200 का कर दो, फिर उसके बाद जब शोर शराबा मचे, राजस्थान मॉडल आपके सामने आ जाए जहां 500 रुपए की गैस सिलेंडर बिक रही हो, तो मजबूर होकर के आपको 200 रुपए सब्सिडी देनी पड़ रही है। ये तो यही हुआ कि पहले लूटो फिर वापस करो।
वो एक बार चंबल में मुशायरा हुआ, कवि सम्मेलन, डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा शानदार मुशायरा। सुबह जब मुशायरा खत्म हुआ तो सारे शायरों को जो पेमेंट कहा था उससे बढ़ा करके दिया, 1000 2,000, और फिर उसके बाद बाइज्जत ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर कवि बहुत खुश कि भाई जो दुनिया को लूटते हैं हम उनसे लेके जा रहे हैं। जब 2-3 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए, जितना दिया था और जो 1500 पहले से जेब में था वो सब मिला के लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया ये क्या बात हुई, जब आपको लेना ही था तो आपने दिया हमें क्यों, जब लूटना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, इसे तो करना ही पड़ेगा। ये है सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार यही है कि पहले आपसे लूटेंगे, फिर आपको वापस कर देंगे, फिर बताएंगे कि हमने तो बड़ा तीर मारा। ये है उनके नारे की सच्चाई। आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया, पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दी। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों पर टैक्स माफ करती हैं लेकिन कफन पर जीएसटी लगाती हैं। ये है भाजपा की सरकारें। और ऊपर से नारा ये कि आपने किया क्या। वो पिछले दिनों पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बताइए कांग्रेस वालों आपने 70 साल में किया क्या। आगे खड़गे जी बैठे थे, पलट के बोले आप लोग मत बताना, जो बताओगे उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का, मत बताना, काम सिर्फ बेचने का है। लेकिन सवाल सुबह शाम पूछेंगे और आपके शहर में आएंगे, मंच पर खड़े होंगे, भाषण देंगे, तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि प्रधानमंत्री का भाषण है ये? ऐसा लगेगा किसी संघ के प्रचारक का भाषण है। ऐसा लगेगा कि उस मर्यादा और उस गरिमा से कितना नीचे आकर के बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वहां पहुंच गई है कि अभी राहुल गांधी जी का पोस्टर उन्होंने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे रावण का पोस्टर बना करके बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे डाला। इतना डर गए हैं राहुल गांधी से। जब से इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ, कभी घमंडिया बोलते हैं, कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, कभी जंग लगा लोहा बोलते हैं। इतना परेशान हो गए क्योंकि उन्हें पता है कि 2024 में चीजें बदलने जा रही हैं और उसके सबूत के तौर पर ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं उनका परिणाम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मैं दावे के साथ जोधपुर में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि इन 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहां माइनॉरिटी के बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो एक नैरेटिव बनाती है कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान। नहीं भैया, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो मैंने सबसे पहले ये फ्लेवर चेंज करने की कोशिश की, ये नैरेटिव बदलने की कोशिश की कि नहीं, माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। माइनॉरिटी इस देश में 6 कम्युनिटीज हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं। 6 कम्युनिटीज इस देश में माइनॉरिटी है। और मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा कि उन्होंने जैन बोर्ड अलग से गठित किया, सिख बोर्ड अलग से गठित किया, एक उदाहरण प्रस्तुत किया देश के सामने। लेकिन भाजपा आपको अपने जाल में उलझाने की कोशिश तो करेगी और अकेले नहीं करेगी। वो जानती है अकेले राजस्थान सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता, तो फिर वो अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाएगी, कभी हैदराबाद से, कभी दिल्ली से, कभी कहीं कहीं से। तो झांसे में मत आइएगा। वो आपके बीच में आएंगे, कहेंगे अब बताइए अकलियतों के लिए कांग्रेस ने किया क्या है। मैं जोधपुर में खड़ा हूं, ये बरकतुल्ला साहब का शहर है। मेरे भाई, वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है
जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने अब्दुल रहमान अंदुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने ए.के. एंटोनी साहब को इस देश का रक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने सलमान खुर्शीद साहब को इस देश का विदेश मंत्री बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने ज्ञानी जैल सिंह साहब को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, वो कांग्रेस ही है जिसने एक दिन खामोश से रहने वाले सरदार असरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और एक ऐसा समय जब लोग आपकी परछाइयों से दामन बचा रहे हो, ऐसे समय में वो कांग्रेस ही है जिसने मुझ जैसे आपके लिए बेबाकी से आवाज उठाने वाले इंसान से कहा कि जाओ और देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा में बैठो और खुल करके आवाज उठाओ, मजलूमों के लिए बोलो, वो ताकत मुझे दी। तो जो लोग आपको समझाने आएंगे, बरगलाने आएंगे, उनके झांसे में मत आइएगा, क्योंकि हमें पता है सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। तकरीरों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने बहुत शानदार काम किया है पिछले 5 साल में, और अगर एक और 5 साल मिला तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तमाम काम जो आपकी नजर में छोटे छोटे भी होंगे और छूट गए होंगे, उसे आदरणीय अशोक गहलोत जी फिर से पूरा करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। आप बैठे हुए हैं यहां पर, आप तो उस समाज से आते हैं जिसमें कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। तो मुझे बताओ कि सरकार ने काम किया है या नहीं किया है? किया है ना? जब किया है तो फिर हक भी बनता है सरकार का कि वो आपके सामने जाए और आपसे अपील करे कि उसे एक मौका फिर से दी जाए। और जिम्मेदारी सिर्फ आप भर की कह लेने से खत्म नहीं हो जाएगी। इस सरकार की जो दिल्ली से आए हुए नेता रहेंगे केंद्र के, उनकी साजिशें बहुत बड़ी हैं। वो ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे कि आप झांसे में भी आ जाएंगे। तो इसलिए सतर्क रहना है, होशियार रहना है। अपनी आंखों में 2 चेहरे रखने हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी का चेहरा रखना है, जिस शख्स ने 4000 किलोमीटर पैदल, जब वो चलते थे तो मैं उनके साथ चलता था, और बार बार मैं राहुल गांधी को पैदल चलते हुए देखता था, और मुझे नरेंद्र मोदी जी के वो जुमले याद आते थे कि जब वो कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। तब मेरा मन करता था कि मैं नरेंद्र मोदी जी से कहूं कि प्रधानमंत्री जी, आप जिसे राजकुमार कहते थे, जिसे शहजादा कहते थे, वह एक टी-शर्ट में हिंदुस्तान की सड़कों की धूल फांक रहा है, और आप जो खुद को फकीर कहते थे, वो 10 लाख का सूट पहन करके 8,500 करोड़ के विमान में पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो फिर असल राजकुमार कौन है और असल फकीर कौन है, इसका फर्क हिंदुस्तान समझ जाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए जो कचरा परोसा गया राहुल गांधी जी के बारे में, वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। मैं राजनीति में नहीं था, मेरा कोई राजनीतिक, मेरे परिवार का भी, मेरे खानदान का भी कोई सियासत से लेना देना नहीं था। मैं बहुत एक सामान्य परिवार से हूं। 2018 में जब पहली बार राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, तो उनसे मिलने के बाद 2-3 मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि एक बार हिंदुस्तान का हर शख्स अगर राहुल गांधी से मिल ले तो राहुल जी के बारे में जो परसेप्शन है, जो सोच है, जो नैरेटिव है, वो एक झटके में बदल जाएगा। लेकिन मैं जानता था कि व्यक्तिगत मुलाकात मुमकिन नहीं है। शायद वो मेरे दिल की आवाज थी और वो राहुल जी के भी दिल की आवाज थी कि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद उन्होंने फैसला किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकलेंगे। तो राजस्थान वालों, आपको इस बात की बधाई कि भारत जोड़ो यात्रा की सोच जहां से पैदा हुई, वो मिट्टी भी राजस्थान की है। और जब हम कर्नाटक पहुंचे थे
तो हमसे एक साथी ने कहा कि इमरान साहब पैदल चल रहे हो, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं तो ये सोच के चल रहा हूं उस शख्स के पीछे। और राहुल जी जब अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर चल रहे थे, नारे लगाते हुए हम सब उनके साथ चल रहे थे कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो फिर एक नारा बीच में और जुड़ा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वो नारा भी राजस्थान में ही आकर के जुड़ा। तो राजस्थान वालों, आपका बड़ा एहसान है इस यात्रा पर। आप इस यात्रा को खूबसूरत बनाने वाले और इस यात्रा का डिजाइन तैयार करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपके बीच में खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूं कि इस इलेक्शन में सिर्फ वोट देने भर की जिम्मेदारी आपको नहीं समझना है। आपको अशोक गहलोत बनना है, आपको राहुल गांधी बनना है। उस सोच के साथ इस इलेक्शन में जाना है। आपको इमरान प्रतापगढ़ी बनना है, इस सोच के साथ इस इलेक्शन में जाना है। क्योंकि आपने अपना स्टेट जितनी ताकत के साथ फिर से वापस सरकार लाए, उतना ही दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत कमजोर होगी। वरना हुकूमत के इरादे अच्छे नहीं हैं, आप जानते हैं। पत्रकारों के घरों पे छापे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, अपोजिशन को कुचलने की जितनी साजिशें हो सकती हैं वो सब की जा रही हैं। ऐसे में ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और उसमें खास तौर से राजस्थान बहुत मायने रखता है, क्योंकि राजस्थान में एक रिवाज रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि 2023 में वो रिवाज बदलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनको मौका देने का मतलब है नुकसान उठाना। उन्होंने नारे क्या दिया? बहुत हुई महंगाई की मार। फिर दूसरा नारा क्या दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उस नारे की सच्चाई क्या निकली? हमने कठुआ देखा, हमने उन्नाव देखा, हमने हाथरस देखा, हमने जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियों का हश्र देखा। और फिर पूरे दुनिया ने बेशर्मी का एक ऐसा मंजर देखा मणिपुर में कि सामूहिक बलात्कार के बाद बेटियों को परेड कराई गई। यह है उनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई। और फिर हफ्ते भर पहले हमने उज्जैन भी देखा कि एक बिटिया बलात्कार के बाद कई घंटे गुहार लगाती रही, कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। यह है उनके नारे की सच्चाई। पिछले 3-4 सालों से नियमितीकरण की, और उसके लिए मैंने मुसलसल राहुल जी से भी बात की, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, वेणुगोपाल जी से भी बात की। और मुझे खुशी है यहां मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार साहब बैठे हैं, और वो जो ऐतिहासिक फैसला था जिसका इंतजार था वो पूरा हुआ। और राजस्थान ने हजारों मदरसा पैरा टीचर्स जो थे उनको नियमित करने के लिए नोटिफिकेशन भी कर दिया। तो इस बार जोरदार ताली माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और इस सरकार के लिए। मुझे कहा गया है मैं चौकीदार वाली कविता सुना दूं। मैं जानता हूं नहीं सुनाऊंगा तो आप लोग वापस सही से जाने नहीं देंगे, तो सुनाना ही पड़ेगा। वो नारा आपको याद ही होगा, भाइयों बहनों मुझे इस देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदार हूं, देश का खजाना लुटने नहीं दूंगा। ये नारा आपने खूब सुना था ना। आजकल नहीं लगाते वो ये नारा, लेकिन एक समय लगातार लगाया करते थे। अब तो उनका दूसरा काम है। अब तो आजकल वो नई स्कीमें लेके आते हैं, कभी कहते हैं हम नाम बदल देंगे, कभी भारत को इंडिया, इंडिया को भारत। हालांकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो कह दिया संविधान सभा की अगुवाई करते हुए कि इंडिया दैट इज भारत, वो अंतिम सत्य है। लेकिन इस सरकार को फिर भी कुछ ना कुछ करने की पड़ी है। रेलगाड़ियों से पानी टपक रहा है, चलती हुई रेलगाड़ियों से पानी टपक रहा है, लेकिन सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का जवाब मांगती।
मैं नज्म सुनाता हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। यहां सईद साहब बैठे हैं, बुजुर्ग आदमी। अभी अगर इनसे पूछा जाए कि चाचा बताइए कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे उसमें से एक आध आपका क्लासमेट है, तो 100% ये ढूंढ ढांड के बता देंगे कि हाँ यार हमारे साथ रवि भाई पढ़ते थे या सुभाष जी थे, वो आजकल यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन अभी अगर मोदी जी से पूछा जाए कि आपने तो पॉलिटिकल साइंस में जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया था एंटायर साइंस में, उस समय आपका सहपाठी कौन था, तो पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी आज तक मुझे ढूंढने से भी नहीं मिला। अच्छा, अभी अगर आप चौकीदार साहब से पूछिए कि आपका कारोबार क्या है, तो ये अपना कारोबार बता देंगे और ये भी बताएंगे कि हमारे कस्टमर कौन कौन है। लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि वडनगर में जो आपने चाय बेची थी उसको पिया किसने था, तो पूरे भारत में एक आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहते कि हमने खरीद कर पिया था। नहीं मिले लोग मुझे, मैंने बहुत ढूंढा, मैं बड़ा रिसर्च कर रहा था इस पर, नहीं मिले लोग। तब मुझे लगा कि फिर मुझे ये मिसरे पढ़ने चाहिए। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। शायर को थोड़ी आजादी रहती है, कवि को थोड़ी आजादी होती है, वो बात कह सकता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लगना चाहिए। अभी 3 ही दिन तो पहले आके गए हैं ना, बोलना चाहिए कि हाँ वो आए थे, और फिर उसके बाद हम आए थे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो पंक्तियां है ना, वो भूल जाइएगा कि मैं माइक पर सांसद खड़ा था, बस ये याद रखिएगा एक शायर खड़ा था कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भारत जोड़ो जनसंवाद कार्यक्रम में जो आयोजक साथी हैं दानिश फौजदार साहब, उन सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने एक शानदार आयोजन किया, जोधपुर शहर के महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया। अभी 2-3 जगहों पे और मुझे जाना है, इसलिए आपसे विदा लूंगा।